नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का समग्र जीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो पुनः आपके बीच आया हूँ। सचिव सीरीज का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके बीच लेकर आया हूँ और यहाँ पर मैं आपको संपूर्ण टॉपिक जो इसके होते हैं, तीन आपके जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं, है ना, ये संपूर्ण टॉपिक मैं आपको कवर करा रहा हूँ। 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन यहाँ लेकर आ रहा हूँ, जो कि आपका परीक्षा का नवीनतम पैटर्न है। उसी के आधार पर आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। दोस्त, ग्राम पंचायत अधिकारी बीपीओ ये काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है और हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार हमें अपनी एक जो सीट है उसको सुनिश्चित करना है, सिलेक्शन अपना यहाँ पर हमें सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर टैगलाइन दे रहे हैं कि सही पढ़ो और सिलेक्शन लो। हमें सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ लें, है ना। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वही पढ़िए दोस्त, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना मायने नहीं रखता है, हम क्या पढ़ रहे हैं ये मायने रखता है ना। ऐसे पढ़ने को तो कुछ भी पढ़ते रहिए, लेकिन हमें किस चीज़ की ज़रूरत है हमें वो पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें यहाँ पर अपना क्या करना है, एक सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, है ना, और अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाते रहिए। जो आपका यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न है उसी आधार पर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसी आधार को, उस जो पैटर्न है आपका, उसी को आधार बनाते हुए यहाँ पर मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो दोस्त, रोज़ आप मेरे साथ जुड़िए। रात को 8 बजे मैं आपके लिए पूरा प्रैक्टिस पेपर लेकर आ रहा हूँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं और लेते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कह रहा है कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है। तो ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है दोस्त, वो हमें मिलता है वैदिक साहित्य में। किस में मिलता है? वैदिक साहित्य में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम लोग थोड़ा इसी अंदाज में क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि स्लो हो जाता है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है और वीडियो लंबा होने की वजह से आप लोग उस पर ज़्यादा क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली, पंचायती व्यवस्था किन कारणों से कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, तो इस व्यवस्था के कमज़ोर होने के क्या क्या कारण थे? एक तो था नगरों पर अधिक ध्यान देना, दूसरा जमींदार को बढ़ावा देना, तीसरा जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा देना। यानी उपरोक्त सभी, यानी जो 3 कारण दिए गए हैं वो सभी कारण इसको क्या करते थे, प्रभावित करते थे, जिसके कारण ग्रामीण जो स्वशासन की प्रणाली है वो कमज़ोर हो गई थी। करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, मैंने कल के जो पिछला प्रैक्टिस सेट था आपका पहला वाला, उसमें भी इसकी चर्चा की थी। लॉर्ड रिपन इसके क्या थे, जनक थे स्थानीय स्वशासन के, और ये हुई थी आपकी 1882 में। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का प्रावधान आपका अभिव्यक्त किया जाता है। तो बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। पंचायती राज में आपका आर्टिकल कौन सा है संविधान का जिसमें ग्राम पंचायतों का प्रावधान आपका यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल है आपका कौन सा, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। 5वां प्रश्न देख लीजिए, कह रहे नगर पालिकाओं की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। नगर पालिका की जो संरचना है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपका वर्णित है। राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 234 दा में। ठीक है, करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 234 दा। छठा प्रश्न देखेंगे, पंचायतों को संवैधानिक अधिकार किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया गया था। तो इस पर हमने कल भी डिस्कस किया था। सीधा आंसर्स की ओर चलेंगे। करेक्ट आंसर होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 73वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, कब हुआ था ये, 1992 में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है सर। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था? ठीक है, योजना आयोग की सिफारिश पर आपका किया गया था। ठीक है, कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो इस समिति का नाम है जीबी के राव समिति। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर। 8वां क्वेश्चन देखिए। किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई है? ठीक है, स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई थी आपका किसमें? 1793 का जो अधिनियम था। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 9वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 प्रदेश में कब प्रवृत्त हुआ था? उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994, तो ये प्रदेश में आपका कब हुआ था बताइए? तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है दोस्त वो है 22 अप्रैल 1994। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत में वार्डों से कितने चुने हुए सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? ठीक है ना, तो वार्डों से जो चुने हुए सदस्य होते हैं आपके कितने होते हैं? तो मिनिमम होते हैं आपके 7 और मैक्सिमम होते हैं 17। कितने होते हैं? मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम आपके पंचायत सदस्य जो होते हैं वो 17 होते हैं। इनके भी आपके स्लैब बटे हुए हैं कि 1 से 1000 तक आपके होते हैं 9, है ना, और 1000 से 2000 के बीच में आपके होते हैं कितने? 1000 से 2000 जनसंख्या के बीच होते हैं 11, 2000 से ऊपर या 3000 तक आपके होते हैं 15। इस तरीके से इनके स्लैब बटे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के किस अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संचालित हो रही है? ठीक, तो अभी लेटेस्ट वाला जो अभी पढ़ाया था हमने संशोधन वो 1992 का था, तो इसी के माध्यम से अभी पंचायती व्यवस्था हमारी यहाँ पर संचालित हो रही है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 12वां है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा में ग्राम प्रधान के चयन की बात की गई है? ग्राम प्रधान के चयन की बात जो है वो कह रहे हैं कि कौन सी धारा में की गई है जो इसका अधिनियम है? तो धारा है आपकी कौन सी? धारा 11B। 11B में प्रधान के चयन की बात की गई है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न लेते हैं। यदि किसी ग्राम पंचायत की आबादी 1000 है तो वहाँ कितने सदस्य होने चाहिए? तो मैंने बताया था ना आपको, अभी बताया था 1000 तक हमारे कितने होते हैं सदस्य? 9 होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 14वां प्रश्न। यदि मतदान अध्यक्ष किसी कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित हो तो उसके कृत्यों का संपादन कौन करेगा? ठीक है, उसके कार्यों का संपादन आपका कह रहे कि कौन करेगा? तो मतदान अध्यक्ष किसी कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित है तो उसके जो कार्य हैं उसका संपादन आपका करता है मतदान अधिकारी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 15वां प्रश्न। राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में सत्य कथन आपको यहाँ पर पहचानना है। कौन सा होगा? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सी जो विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर और 16वां प्रश्न लेते हैं। कह रहे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम स्तर के पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायतों में प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है? आपको ये आर्टिकल बताना है। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर कौन सा? आर्टिकल 243 का जो है तीसरा अवखंड का है ना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए भैया 17वां प्रश्न देखिए। ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? सभी को पता है लगभग। अब तो लोकसभा और राज्यसभा में भी 33% पद रखने के लिए आपका अधिनियम पारित किया गया है ना। राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिल लाया गया है एक, वो पारित हो गया है। 18वां, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर आपको चुनाव कराने होंगे? ठीक है, तो पंचायत भंग होती है, इसके बाद समिति का गठन होता है और समिति जो है वो कार्य करती है आपकी कितने माह तक?
6 माह तक ही कर सकती है मैक्सिमम। इसके बाद हमें क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पर पुनः चुनाव कराने पड़ेंगे। ठीक है सर। चलिए 19वां, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है कितनी है? ग्राम आबादी वाले गांव से अधिक, गैर आबादी वाले गांव से अधिक, गैर आबादी वाले गांवों से कम। तो ये गैर आबादी वाले गांव से अधिक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। 20वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चौथे आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो चौथे आम चुनाव आपके संपन्न कराए गए थे 1972-73 में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 21, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है? केंद्रीय वित्त आयोग आर्टिकल 280 सही है। राज्य वित्त आयोग आर्टिकल 243 एम, ये गलत हो गया, 243 आई है ये। सही कौन सा होगा? बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ये सही तरीके से सुमेलित नहीं है। बाकी ये बचे लोक सेवा आयोग 315, निर्वाचन आयोग 324। ठीक। 22वां, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त 40% अंशों में से ग्राम पंचायत को दिया जाता है। कितना दिया जाता है? तो ग्राम पंचायतों को इसमें से दिया जाता है आपका 70%। कितना? 70% दिया जाता है। राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 23वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? पहला वित्त आयोग उत्तर प्रदेश राज्य का पहला, यानी राज्य आयोग की बात हो रही है। तो पहला जो राज्य आयोग आपका गठित किया गया था वो किया गया था 1994 में। ठीक है, 1994 में। और वर्तमान में जो राज्य वित्त आयोग चल रहा है वो आपका पंचम राज्य वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा चल रहा है? पंचम वित्त। और 15वां वित्त चल रहा है आपका केंद्रीय वित्त आयोग। CFC कौन सा चल रहा है? 15वां वित्त। और राज्य वित्त चल रहा है आपका पंचम। ठीक। चलिए 24वां है, पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए निधियों के गठन हेतु उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका राज्य विधानमंडल के द्वारा। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। 25वां, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार के अलावा कितने अतिरिक्त रजिस्ट्रार नियुक्त किए जा सकते हैं? ठीक है, तो एक के अलावा राज्य सरकार जितना ठीक समझे उतने नियुक्त कर सकती है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर। 26वां देखिए, कह रहे कि रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु की कितनी प्रतियां निःशुल्क जारी की जा सकती हैं? ठीक है, तो आपकी जो मूल प्रति होती है यानी प्रथम प्रति होती है, केवल प्रथम प्रति ही आपको निःशुल्क जारी की जा सकती है। इसके बाद आपको इसके लिए शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए। 27वां, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के कुल कितने चरण हैं? ठीक है, तो ग्राम पंचायत विकास के लिए जो कार्य योजना बनाई जाती है, कह रहे हैं कि उसके निर्माण के लिए कुल कितने चरण होते हैं? तो उसके चरण होते हैं 5। याद रखेंगे आप लोग, कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपसे पर्टिकुलर चरण पूछ ले, कोई दे दे, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जो पहला चरण होता है आपका, उसमें क्या होता है कि ग्राम सभा में पारिस्थितिक विश्लेषण की रिपोर्ट पेश करना। मतलब वहाँ की जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से किस चीज़ की अधिक आवश्यकता है उसका विश्लेषण किया जाता है। दूसरा जो चरण होता है दोस्त, दूसरे चरण में जनता की जो ज़रूरतें होती हैं आपकी, ठीक है, जनता की ज़रूरतें हैं, संसाधनों हैं, ठीक है, उनमें से उनका विश्लेषण करना। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखते हुए कि कौन से कामों की सबसे अधिक ज़रूरत है उसके हिसाब से उसकी प्राथमिकता जो है प्राथमिकता चयन की जाती है। तीसरा जो इसका चरण होता है, तीसरे चरण में आपका ग्राम पंचायत की जो नियोजन समिति होती है, नियोजन और विकास समिति, उसके द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। चौथा जो चरण होगा दोस्त, चौथे चरण में हम लोग क्या करते हैं, पंचवर्षीय और वार्षिक जो आपकी ग्राम पंचायत की कार्य योजना होती है उसको एक सॉफ्टवेयर होता है ना, प्लान प्लस। ठीक है, प्लान प्लस पर इसको क्या किया जाता है, अपलोड किया जाता है। और आखिरी जो 5वां चरण होता है, इसमें
हर महीने के जो कार्य होते हैं उनकी भौतिक प्रगति के बारे में, ठीक है ना। भौतिक और वित्तीय प्रगति को एक आपका एक्शन सॉफ्टवेयर करके होता है, ठीक है। अब तो ये ई ग्राम स्वराज पे होते हैं सारे काम, एक ही वेबसाइट है आपकी ई ग्राम स्वराज, ठीक है। तो उस पर होते हैं राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर हो गए 5 चरण, ठीक है ना, 5 चरण हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के किस चरण में, देखो आ ही गया वो क्वेश्चन। ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास किया जाता है। तो देखो ड्राफ्ट का बताया था ना हमने, ड्राफ्ट प्लान आपका कौन से में हो रहा है, तो ड्राफ्ट प्लान आपका हो रहा है यहाँ पर 4थे चरण में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों, सॉरी यहाँ पर ड्राफ्ट प्लान आपका 3रे में हो रहा था, ठीक है। 4थे में तो आपका प्लान प्लस पे उसको अपलोड कर रहे थे, राइट आंसर होगा 3रा वाला, सी वाला, ठीक है। 14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों के लिए शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त निष्पादन अनुदान के बीच क्या अनुपात निर्धारित किया था, ठीक है। तो इसके लिए आपका 90-10 का अनुपात था, कितना था 90-10 का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 30वां प्रश्न, पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है केंद्रीय वित्त आयोग की, तो केंद्रीय वित्त आयोग मैंने आपको बताया था ना, अभी 15वां आपका चल रहा है, ये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, ठीक है। सेंट्रल भी आपका ग्रांट भेजता है आपकी किसको, ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बहुत सारा पैसा भेजा जाता है। 31, पंचायत एंटरप्राइज सूट PES के कितने अनुप्रयोग शामिल हैं, PES के कितने अनुप्रयोग शामिल हैं। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कितने अनुप्रयोग शामिल हैं, 11। चलिए 32वां क्वेश्चन, NIC का मुख्यालय कहाँ है, NIC का मुख्यालय आपका कहाँ है, तो NIC का मुख्यालय है हमारा कहाँ पर, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर इसका पूर्ण रूप होता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना कब की गई थी, NIC की स्थापना आपकी की गई थी कब, तो ये हुई थी 1977 में, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 1977 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 34, पशुधन बीमा योजना क्या है, पशुधन बीमा योजना आपका क्या है, तो पशुधन बीमा योजना में आपका सभी दुधारू और मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा करवाना, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 35वां, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संबंध है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संबंध आपका किस चीज़ से है, कृषि से है, कह रहे हैं कि ग्रामीण सड़कों से है, पशुपालन से है या आवास से है, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संबंध आवास से है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 36वां, गांधी ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई थी, गांधी ग्राम योजना की शुरुआत आपकी कब से हुई थी, तो ये हुई थी आपकी वित्तीय वर्ष 1995-96 से, करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सर 37वां देखते हैं, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू हुई थी, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आपकी कब हुई थी शुरू, बताइए, तो ये हुई थी 1999 और 2000 के वित्तीय वर्ष में, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है, कह रहे हैं कि ग्रीन कार्ड योजना जुलाई 1985 में, समेकित बाल विकास परियोजना 1975 में, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2018 में और काम के बदले अनाज योजना 1977-78 में। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2018 में नहीं थी, ये सन 2000 में हुई थी, करेक्ट आंसर होगा दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 39वां, सामान्य सेवा केंद्र CSC की संरचना में शामिल है आपका क्या क्या है, राज्य डिजाइन प्राधिकरण, सेवा केंद्र एजेंसी और ग्राम स्तरीय आपका उद्यमी, और चौथा कह रहे हैं कि ये सभी, ठीक है, तो ये सभी इसमें शामिल हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक।
40वां, CSC का फुल फॉर्म क्या है? CSC का फुल फॉर्म कॉमन सर्विस सेंटर होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, राइट आंसर हुआ यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 41वां देख लीजिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान RGSA की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान इसकी शुरुआत की गई थी अप्रैल 2022 में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 42, राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से रहा है? राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध आपका ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से रहा है? तो ये रहा है आपका ग्रामीण पेयजल से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 43 देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य हैं? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य इनमें से कौन से हैं? तो आपका सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद करना, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44, ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत आपकी किस वर्ष की गई थी? तो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2016 से ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत यहाँ पर हुई थी। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर। 45वां देखिए, निम्न में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है कि इनमें से कौन से हैं। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का उद्देश्य है आपका रोजगार के अवसरों का सृजन करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर। 46, जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ठीक है, जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए आपका लक्ष्य रखा गया था 2019 से लेकर 2024 तक का। डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 47, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थी को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? ठीक है ना। तो सरकार के द्वारा यहाँ पर धनराशि जो प्रदान की जाती है वो है आपकी 1,20,000 डायरेक्ट आपके खाते में प्राप्त होते हैं। 3 किस्तों में होते हैं। ठीक है, पहली जो इंस्टॉलमेंट होती है आपकी वो 40,000 की होती है, दूसरी आपकी होती है 70,000 की। ठीक है, और तीसरी होती है आपकी 10,000 की। इस प्रकार से टोटल आपको 1,20,000 रुपये प्रदान कर दिए जाते हैं। ठीक है, 1,20,000 रुपये आपको यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त 90 दिनों की मनरेगा की मजदूरी भी दी जाती है। ठीक है, 90 दिनों की मनरेगा की मजदूरी दी जाती है। ठीक है, और 90 इंटू आपका उस वित्तीय वर्ष का जो मनरेगा का रेट है, जैसे इस समय आपका 237 चल रहा है अभी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये धनराशि भी मजदूरी की उसके खाते में प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए 48, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आयुष्मान भारत योजना जो है ये वर्तमान सरकार की ही योजना है। तो इसको आरंभ किया गया था, इसको कब किया गया था? वर्ष 2018 में इसको शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर, पंचायती राज मंत्रालय ने मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार के तत्वाधान में सिटीजन चार्टर अभियान संचालित की थी। तो ये कब से कब तक का ये कैंपेन था आपका? करेक्ट आंसर होगा हमारा 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक का, है ना। राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए। 50वां, जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता जांचने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? ठीक है, मतलब किया जाएगा, अब तो इसको प्रशिक्षित करा दिया गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर कम से कम एक पंचायत से आपकी 5 महिलाओं को इसमें प्रशिक्षण दिलाया गया है। ठीक है, चलिए 51, जिला योजना समिति के गठन का दायित्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को सौंपा गया है? जिला योजना समिति के गठन का दायित्व तो ये मिला है आपका आर्टिकल 243 के ZD में। बी जो है मेरे भैया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 52 देखेंगे, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में क्या असत्य है?
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में कह रहे हैं कि क्या असत्य है। देखिए कह रहे कि लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करना, ठीक है। फिर है आपका ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक संपत्ति बनाना, ये भी सही है। ग्रामीण जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, ये भी करेक्ट हो गया। फिर है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर को सीमित करना। सीमित क्यों करेंगे भाई, तो यहाँ पर आपका केवल डी वाला असत्य हो जाएगा, ठीक है ना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। कहाँ से किया गया था, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ आपका किया गया था, तो ये हुआ था शिल्प ग्राम लखनऊ से, बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 54 निम्न योजनाओं का सही मिलान कीजिए। कह रहे ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना, ठीक है, ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना, तो ये थी आपकी 1999 और 97 में, ठीक है। ग्रामीण संपर्क योजना, गंगा कल्याण योजना 97 और 98, समग्र आवास योजना 99 और 2000 में, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 और 2001 में, यानी यहाँ पर हमारा बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर 55वां देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मनरेगा को किस वर्ष आरंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में मनरेगा को किस वर्ष आरंभ किया गया था, तो स्टार्टिंग में ही आपका वर्ष 2006 में। यूपी में कब हुआ था, 2006 में इसको आरंभ किया गया था। चलिए इसमें आपका मनरेगा में लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। स्टार्टिंग में इसका नाम था क्या था, नरेगा, वर्तमान में इसका नाम है मनरेगा, ठीक है। और ये आपका 2009 में इसका नाम मनरेगा किया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है पूरा डिटेल में, ठीक है। 56 है उत्तर प्रदेश के गाँव में मूलभूत आवश्यकताओं को बढ़ावा देने हेतु किस वर्ष स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया। स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ कह रहे हैं कि किस वर्ष किया गया है, तो ये किया गया था वर्ष 2016 में। बी जो विकल्प है यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सर 57 आदर्श ग्राम के तहत व्यक्तिक विकास से संबंधित क्रियाकलाप है। व्यक्तिक विकास से संबंधित क्रियाकलाप है आपका व्यवहार में परिवर्तन और सांस्कृतिक विरासत, यानी ए और बी दोनों, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 58 सखी मंडल किसकी विकास योजना से संबंधित है। सखी मंडल, तो सखी मंडल है आपका ये ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित है। राइट आंसर होगा मेरा दोस्त ऑप्शन नंबर ए। 59 उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है, तो इसका उद्देश्य है आपका कि पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मानकर अन्य पंचायतों को प्रेरणा देना और गांव में वित्त की कमी को क्या करना, पूरा करना, यानी सी, ए और बी दोनों, सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 60वां भारत में स्मार्ट विलेज का मॉडल विश्व के किस मॉडल पर आधारित है। स्मार्ट विलेज का जो मॉडल है आपका वो किसके आधार पर है, किस पर आधारित है, तो ये यूरोपीय मॉडल पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 61 जेल में जन्म या मृत्यु के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, मान लीजिए जेल में किसी का जन्म हो गया या मृत्यु हो गई है तो उसका पंजीकरण कौन करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर इसका पंजीकरण जेलर के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 ग्राम सभा की बैठकें प्रतिवर्ष होती हैं। ठीक है, कब कब होती हैं ग्राम सभा की बैठकें प्रतिवर्ष, तो एक तो खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद और रबी की फसल कटने के तुरंत बाद, यानी ए और बी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 63 ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम कब आया था। ब्रिटिश शासन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आया था आपका 1886 में। कब आया था, जन्म मृत्यु पंजीकरण, जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण, ये अधिनियम आया था 1886 में। डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 64 देखते हैं कि ग्राम विकास सचिव के कार्यों में उनकी सहायता कौन करता है। ठीक है ना, तो ग्राम विकास सचिव जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक आपका हेल्पर भी मिलेगा, है ना, आपके लिए एक हेल्पर मिलेगा जो है
वो उसका नाम है पंचायत सहायक, ठीक है ना। पंचायत सहायक आपका असिस्टेंट होगा यहाँ पर। चलिए 65, गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद करता है। तो पंचायत की मदद कौन करता है? तो ग्राम पंचायत सचिव करेगा। आपकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, है ना, क्योंकि ग्राम पंचायत में जो भी कार्य होते हैं उसका कार्य प्रभारी आप ही रहते हैं, और जो योजना बनाई जाती है उसमें आपका महत्वपूर्ण रोल होने वाला है, ठीक है सर। 66, अब यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन आ गए हैं, काय के? ये कंप्यूटर के आ गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, यहाँ पर आपको बने रहना है। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु या कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टाइल्स। क्या होगा? बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, स्टाइल्स। 67, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को डॉट डॉट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो इसको हम लोग कहते थे, जो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था उसको पास्कल लाइन कहते थे। डी विकल्प यहाँ हमारा बिल्कुल करेक्ट है सर। 68 देखेंगे, 68 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर या संप्रीतियों को हटा देता है, ठीक है ना। कौन सा फंक्शन एक्सेल में आपका, कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर, मतलब जो हमें मुद्रण नहीं करना है उनको ये हटा देता है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्लीन, ठीक है सर। कौन सा होगा? क्लीन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। 69, के मीन्स एल्गोरिथम एक डॉट डॉट एल्गोरिथम है। कैसा एल्गोरिथम है ये? के मीन्स एल्गोरिथम जो है वो आपका है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। विकल्प बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, आईओटी उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ ना ये, के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? आईओटी उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपकी ब्लूटूथ वाली जो तकनीक है उसका प्रयोग किया जाता है, वायरलेस, ठीक। चलिए 71 है, अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा डॉट डॉट भाषा में लिखा गया है। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा आपका लिखा गया है, कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये जावा में लिखा गया है। सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 72, एआई एप्लीकेशंस को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा और आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है? तो भाई साहब, एआई एप्लीकेशंस आप समझ रहे हैं कि आजकल एक एआई आया है आपका ग्रोक, ठीक है, ये एक्स का है, एलोन मस्क की जो एक्स है आपकी, पहले ये ट्विटर थी, इसका एक एआई है प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ग्रोक। आजकल ये तहलका मचा रखा है भाई, तहलका मचा रखा है। यदि आप लोग एक्स यूज करते होंगे तो शायद इसके बारे में भली भांति जान रहे होंगे। इसका ये अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि ये आपको आपकी भाषा में जवाब दे रहा है। आप जिस लहजे से उससे बात करेंगे ये भी आपको उसी लहजे में जवाब देगा। आप फनी तरीके से बात करेंगे, ये भी आपको फनी तरीके से। मतलब एआई होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये कोशिश करता है कि व्यक्ति जैसा हमसे व्यवहार कर रहा है उसको रियलाइज कराएं कि हम अपने जैसे ही व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही खतरनाक ये एआई है ग्रोक का, बिल्कुल सही सही आपको जवाब दे रहा है। बहुत से लोग इसकी मज़े भी ले रहे हैं, है ना। चलिए, अच्छा इसका आंसर तो बताया ही नहीं, बातों बातों में इसका आंसर ही नहीं बताया। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो है हमारा पर्ल, ठीक है। आमतौर पर कौन सी भाषा प्रयोग नहीं की जाती है? पर्ल। नेक्स्ट 73, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आपकी जो सेवा ईमेल सेवा संचालित की जाती है वो है आउटलुक। कौन सी है? आउटलुक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और गूगल की है आपकी जीमेल। गूगल की कौन सी है? जीमेल। चलिए नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? तो ये है आपका DDoS अटैक। DDoS अटैक करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 75, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक आपके कौन हैं? वर्ल्ड वाइड वेब
वर्ल्ड वाइड वेब www, ठीक है ना, www डॉट करके आप अपन शुरू करते हैं। तो इसके आविष्कारक कह रहे हैं कि कौन है, इसके आविष्कारक हैं आपके टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन नंबर सी। 76, सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग सोशल मीडिया में जो है हैशटैग का प्रयोग करते हैं, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है आपका कि जो आपने हैशटैग लगाए हैं तो उस पोस्ट को उनकी भावनाओं के आधार पर वर्गीकृत करना। ठीक है, आपने जो हैशटैग लगाया है तो वो उन्हीं लोगों को भेजा जाएगा जो उससे संबंधित कंटेंट को सर्च करते हैं या देखते हैं। उसमें भी आपका अब AI का प्रयोग होने लगा है। जैसे ही आप देखते हैं कि आपने मान लीजिए फ्लिपकार्ट पर आपने सोचा कि हमें शूज़ देखना है, जैसे ही आपने शूज़ का लिखा तो यहाँ पर जितने भी आपके मेटा हैं, ठीक है, मेटा के प्लेटफॉर्म हो गए आपके फेसबुक, इंस्टा वगैरह, इवन आपका यूट्यूब, इन सब पर आपको जस्ट इधर से निकलोगे इधर आओगे तो उसी के ऐड शो होना हो जाएंगे, है ना। तो ये आपका AI के माध्यम से हो रहा है, आपकी ज़रूरतों को वो समझ के फिर वहाँ पर उसके ऐड देना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए 77, ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है ई गवर्नेंस में? ठीक है, तो इस तकनीक को हम लोग कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर, कहते हैं DSC वाला, डिजिटल सिग्नेचर। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 78, ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। ठीक है, तो आपका इस तरफ का होता है यूजर नेम, बीच में आता है @ और फिर आता है आपका डोमेन नेम। जैसे डोमेन नेम में आपका @google.com हो गया, ठीक है ना, google.com, सॉरी gmail.com होता है, गूगल नहीं, जीमेल, आउटलुक, याहू, ये सारे आपके क्या हैं, डोमेन नेम है। और इस तरफ आपका यूजर नेम आता है, बीच में आता है आपका @ जो इन दोनों को सेपरेट करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 79, एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई इन स्विच को? तो इनको ट्रांजिस्टर्स कहा जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का। यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डाटा है तो आप फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे डॉट से सुरक्षित कर सकते हैं। तो किससे सुरक्षित कर सकते हैं? इसमें आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फाइल को एनक्रिप्टेड करके इसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 81वां, यहाँ से आपका UPG के शुरू होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है? ठीक है ना, दीपक जलाकर अपने सिर के ऊपर उनको क्या करती है, संतुलित करती है। और ये जो विधा है नृत्य की, इसको कहा जाता है चरकुला। क्या कहा जाता है दोस्त? चरकुला नृत्य की ये शैली है। करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 82, आधुनिक उपयोग के लिए टेबलवेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? ठीक है, आधुनिक उपयोग के लिए टेबलवेयर जैसी, ठीक है, तो ये जो वस्तुएं हैं आपकी, ये चिन्हट है ना, चिन्हट और मासेलिया में उत्पादित की जाती हैं। राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी। 83, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी? जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक था आपका उत्तरी कौशल जनपद, ठीक है ना, तो उसकी राजधानी आपकी कौन सी थी? तो उसकी राजधानी थी श्रावस्ती। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 84, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। ठीक है, तो ये आपका कौन सी शैली का मंदिर है ना? ये आपका कह रहे हैं कि देवगढ़ का, ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है आपका उत्तर प्रदेश के, तो ये पंचायतन शैली का मंदिर है दोस्त। कौन सी शैली का है? पंचायतन शैली का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 85, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना आपकी
1986 में की गई थी। किसकी रक्षा के लिए? तो ये दलदली हिरण जो है, दलदल हिरण की रक्षा के लिए की थी। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 86। फतेहपुर सीकरी को पहले फतहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह फतह शब्द का अर्थ जीत है। यहाँ जो फतह शब्द है, कह रहे इसका अर्थ जीत है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? किस भाषा से लिया गया है? तो फतह शब्द लिया गया आपका फारसी भाषा से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए भैया 87, लेखकों और उनकी कृतियाँ या रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर आपका गलत है? कौन सा जोड़ा आपका यहाँ पर गलत है उनकी कृतियों के अनुसार? कह रहे हैं महादेवी वर्मा की है आपकी छड़दा है, मैथिली शरण गुप्त की है आपकी कौन सी? तो मैथिली शरण गुप्त की है तिलोत्तमा, और सूरदास की अष्टसूर, जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक। ठीक है, तो अष्टसूर जो है आपकी वो सूरदास की नहीं है, ये गलत है। अष्टसूर आपकी सूरदास की पुस्तक नहीं है। ठीक है ना, सूरदास की जो हैं फेमस पुस्तकें जो हैं वो है जैसे सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली है एक, सूर सरावली। ठीक है, ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ जो आपका सारनाथ कह रहे हैं कि जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है सारनाथ? तो ये आपका कौन सी नदियों के संगम के पास है? सारनाथ है गंगा और वर्णा नदी है उसके संगम के पास स्थित है। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 89। अक्टूबर 2003 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? 2003 तक आपके उत्तर प्रदेश राज्य में कह रहे कि कुल कितने नगर निगम हैं? कन्फ्यूजन 2023 दोस्त, 3 पढ़ दिया मैंने, मैं कन्फ्यूज हो गया था। 2023 है यहाँ पर, यानी अभी वर्तमान में आपके कितनी संख्या है? 17 आपके नगर निगम हैं। कितने हैं? 17 हैं। ठीक है ना, राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17 नगर निगम। ठीक है, बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित जीआई भौगोलिक संकेत या टैग उत्पादों और स्थान पर मिलान करना है आपको। ठीक है, जीआई टैग का मिलान आपको यहाँ पर करना है। वॉल हैंगिंग जो है वो आपका है गाजीपुर का। हस्त निर्मित दरियाँ हैं आपकी मिर्ज़ापुर की। कैंची जो है आपकी वो है मेरठ की, और हस्त निर्मित कालीनें हैं भदोई की। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 91। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा का निर्माण कब किया था? नेडा का निर्माण कह रहे हैं कि कब किया था? तो अप्रैल 1983 में किया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 92। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? 1909 में आगरा में जो हुआ था इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 93। उच्च श्रेणी के सिल्का बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं खांडेसरा और थारी में। खांडेसरा और थारी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 94। हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ वन टैप वन ट्री योजना शुरू की। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है? ठीक है, तो ये आपकी नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के द्वारा शुरू की गई है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 95। हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया है? तो यह है आपका अमलतास रोड थी, इसका नाम बदलकर कर दिया है रामनाथ गोयनका
मार्क बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये जो पुरस्कार योजना है आपकी 2012-13 में शुरू की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 97। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी? लाल इमली मिल कह रहे हैं कि किस प्रकार के वस्त्र के लिए, तो ये ऊनी वस्त्रों के लिए फेमस थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 98। उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल, वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश में जो आपकी सेज की संख्या है वो है कितनी? 30 है ना, 31। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31 जो है आर्थिक जोन बनाए गए हैं, है ना, आर्थिक क्षेत्र यहाँ पर बनाए गए हैं। 99। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? लखनऊ स्थित जो म्यूजियम है कह रहे हैं कि उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1957 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंतिम क्वेश्चन है 100वां प्रश्न कि लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? लखनऊ में जो रूमी दरवाज़ा है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 60 फीट है दोस्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो जमकर शेयर कीजिए, लाइक करिए। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।